से समझना, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मजा आ जाएगा इस स्टोरी को समझने में। असल में क्या हुआ, कल मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी, मैंने कहा था कि भारत के द्वारा हाल ही में जो पेंगोंग लेक है, जो कि एलएसी पर स्थित है, जिसका लगभग 46 किलोमीटर भारत में है, उस पेंगोंग लेक के अंदर क्या हुआ कि भारतीय सेना ने दक्षिणी किनारे पर, कौन सा दक्षिणी किनारा मैं याद दिला दूं, इस पेंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे पर, इस वाले क्षेत्र पर, चाइना के क्षेत्र में घुस करके, जिसे ब्लैक टॉप नाम दिया गया था, वहां पर भारतीय सेना ने घुस करके उनके टेंट उखाड़ के फेंक दिए। टेंट उखाड़ के फेंकने के साथ साथ उनके द्वारा यहां के सेंसर भी हटा दिए गए, कैमरे भी हटा दिए गए और इस ब्लैक टॉप के ऊपर अतिक्रमण कर लिया गया। भारतीय सेना ने आक्रामक नीति अपनाते हुए पाकिस्तान, इनके द्वारा जो इन्हीं के क्षेत्र में स्थित जगह थी, वहां पर अटैक कर दिया गया। तो ये बड़ी सवाल बनने लगा कि यार ऐसा हुआ कैसे, यानी कि भारत इतना एग्रेसिव क्यों हुआ। तो भाई एक बात निकल के आई कि इस घटनाक्रम में भारत का एक जवान शहीद हुआ। अब वो जवान शहीद हुआ, उसके बारे में कोई अता पता ही नहीं। ऐसी स्थिति में यह बात निकलने लगी कि यह कारनामा किया किसने, किसका काम है, ये एनएसजी ने किया, किसने किया, यानी कोई स्पेशल बटालियन बनी थी, कौन था। अब इसके बारे में सुनिए मेरे प्यारे साथियों, बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है। न्यूज निकल के ये आती है कि ये सारा कारनामा किया था स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने। ध्यान से सुनना, अब ये सारा घटनाक्रम होने के बाद निकल के आए, क्योंकि भाई खोजी पत्रकारिता है, चाइना भी लग गया ये जानने के लिए कि भारत तो ऐसा नहीं था, अचानक ये कैसे हुआ। अब तक तो ये भाई हम आगे सरकते जाते थे, ये अपनी संवाद लेके सामने आ जाते थे, ये हुआ क्या। अब हुआ क्या, अब मैं आपको वो बताता हूं। असल में ये कारनामा सेना ने नहीं किया। बोले तो सेना ने नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ, ये सेना नहीं है क्या। अरे भाई सेना है लेकिन सेना नहीं भी है। बोले सर थोड़ा क्लियर करोगे, हमने कहा चलो क्लियर करते हैं। मैंने कहा भाई ये है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। बोले स्पेशल क्या है इसमें, अभी बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बहुत ज्यादा गूज बम्स आने लगेंगे आपके मन में, आपको लगने लगेगा कि क्या है ये कहानी, किस प्रकार से दुनिया के राज जब खुल के आते हैं तो दुनिया के सामने भौहें चढ़ जाती हैं। अब वो सुनिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाकया हुआ मेरे प्यारे साथियों। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का दूसरा नाम है विकास बटालियन। क्या नाम है, विकास बटालियन। अब आप पूछेंगे ओहो माय गॉड, विकास हो गया क्या। अरे साहब अभी नहीं हुआ ये विकास ये विकास 1962 में हो चुका है। बोले मतलब क्या हुआ, वर्ष 1962 में इसकी स्थापना हो चुकी थी, जिसका नाम क्या है, विकास बटालियन। बोले क्या है इसका मतलब, आइए मैं बताता हूं। क्या आपको याद है भारत के इतिहास में 1962 बड़ा महत्वपूर्ण है। रीजन, क्योंकि उस समय पर भारत और चाइना का सीनो इंडिया वॉर हुआ था। जब सीनो इंडिया वॉर हुआ, चाइना इंडिया वॉर हुआ, जिसकी वजह से वर्तमान परिस्थितियां बनकर के आई। वर्तमान परिस्थितियां यानी जो एलएसी वाला क्षेत्र है, यहां तक चाइना घुस के चला आया। तो भारत को लगा कि भाई सबसे बड़ी दिक्कत यह है भारत की कि भारत ने असल में जो सैनिक भेजे हैं लड़ाई में, वो सैनिक सामान्यतया उस क्षेत्र से आते हैं जो मैदानी क्षेत्र है। भाई भारत तो गंगा यमुना के मैदानों में, ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पला बड़ा देश है। ऐसी स्थिति में चाइना ने जब अटैक किया, तो चाइना का अटैक करने वाले जो सैनिक थे, वो असल में पहाड़ी क्षेत्रों के लिए बड़े ट्रेंड थे, जहां पर सामान्यतया एक सामान्य व्यक्ति अगर पहाड़ पर चढ़ता है तो उसके हांफनी भर जाती है, मतलब सांस फूलने लगता है, थोड़ी देर में लगने लगता है काम तो कुछ हुआ ही नहीं, थक गए। लेकिन कभी आपने नोटिस किया हो, पहाड़ी जो लोग होते हैं, चाहे वो अपने उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर जो पहाड़ पर रहते हैं, उन लोगों को तो पहाड़ पर चलना कोई काम ही नहीं लगता। जैसे आपको मैदानों में टहलना कोई काम नहीं लगता, उन्हें पहाड़ पर चढ़ना कोई काम नहीं लगता। ऐसी स्थिति में भारत ने उस समय निर्णय लिया कि एक ऐसी रेजिमेंट चाइना के सामने तैयार की जाए, जिस रेजिमेंट के अंदर वो लोग शामिल किए जाएं जिन्हें पहाड़ी क्षेत्रों में महारत हासिल हो। इसी के कारण भारत में गोरखा रेजिमेंट को ऐसे मोर्चों पर लगाया जाता था। ध्यान से सुन लेना, गोरखास जो कि नेपाल से लाए जाते थे। गोरखा रेजिमेंट सामान्यतया हिमालय की ऐसी परिस्थितियों में जहां पर पहाड़ी क्षेत्र हैं, क्योंकि नेपाल तो पूरा हिमालय की गोद में बसा हुआ है। अच्छा, इसी बीच में आपको एक बात और समझ में आनी चाहिए, और वो क्या है, जब ये सारा काम हो रहा था, इससे पहले थोड़ा और चलते हैं। 1950 के आसपास की परिस्थितियां ये थी मेरे प्यारे साथियों। अगर आप भारत का मैप देखें तो ये भारत के मैप में कश्मीर के ऊपर ये वाला जो क्षेत्र है, ये तिब्बत का क्षेत्र है। तिब्बत एक प्लेट्यू है, पठार है, लेकिन है पथरीला पहाड़ी क्षेत्र है। तिब्बत के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो तिब्बती हैं। चाइना जो है वो उनके ऊपर जबरदस्ती करके अटैक कर लेता है, यानी आक्रमण कर लेता है। 1950 के दौरान चाइना के द्वारा यहां पर जबरदस्त तरीके से तिब्बती जो थे उन लोगों को अतिक्रमण कर लिया गया, तिब्बत के क्षेत्र को चाइना के द्वारा हड़प लिया गया। पहले तिब्बत एक ऑटोनोमस रीजन हुआ करता था, ब्रिटिशर्स के काल में भी वो एक ऑटोनोमस रीजन की तरह बिहेव करता था, लेकिन चाइना ने उसके ऊपर अटैक करके उसे हड़प लिया। ऐसी स्थिति में कई तिब्बती लोग बगावती हो गए, अलगाववादी हो गए, जिन्होंने तिब्बत के लोग होते हुए चाइना के साथ जाना स्वीकार नहीं किया। ऐसी स्थिति में वो तिब्बती लोग चाइना छोड़ करके भारत चले आए। क्या आपको यह बात समझ में आ गई, जिन्हें आप तिब्बती शरणार्थी के नाम से जानते हैं। अगर याद हो तो भारत में कई जगह जब सर्दियों में मार्केट लगता है तो आप उसे तिब्बती मार्केट के नाम से जानते हैं। तिब्बत मार्केट लग गया, तिब्बती लोग आ गए, असल में वो है भारत में ही, लेकिन अब वो वाला कल्चर आपके शहर शहर गांव गांव लेकर के आते हैं और आप उन्हें पहचानते हैं। ठीक बात है। अब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, उनमें से कई नौजवान ऐसे थे जो तिब्बत का बदला लेना चाहते थे, यानी उनके अंदर यह भाव था कि हमारे क्षेत्र पर चाइना ने कब्जा किया है तो हम उसका बदला लेंगे। ऐसी स्थिति में लगभग 5000 तिब्बती जवानों को लेकर, मुद्दा समझना, एक एक चीज समझना, लगभग 5000 तिब्बती जवानों को लेकर के भारतीय सेना, दोबारा सुनिएगा, अब सेना शब्द हटा रहा हूं, यहां शब्द लगा रहा हूं इंटेलिजेंस ब्यूरो, पॉइंट टू बी नोटेड, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसे आप आईबी कहते हैं। और नंबर 2 एक शब्द आ रहा है जिसका नाम है CIA। हाँ भाई, ये सुना सुना सा नाम नहीं लग रहा है, CIA। क्या है ये CIA?
सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कहां की है? ये इंडिया की है क्या? नहीं साहब, जो इंडिया में काम इंटेलिजेंस ब्यूरो करता है, सेम वही काम अमेरिका के अंदर CIA करता है। अमेरिका के अंदर कौन करता है? CIA। इन दोनों ने मिलकर के मेरे प्यारे साथियों, CIA और IB ने मिलकर के इन तिब्बत के जो बिल्कुल अपने अंदर जुनून सवार लेकर के आए हुए नौजवान थे, उन नौजवानों के अंदर बदले की भावना को घर दे दिया। ऐसी स्थिति में ये उन नौजवानों को लेकर के चल दिए नेपाल। और नेपाल में, क्योंकि भारत इस मामले में बदनाम नहीं होना चाहता था। देखिए, हर चीज के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। याद कर लो, बांग्लादेश को जब अपन ने आजाद कराया था, तब मुक्ति वाहिनी सेना जो है वो चर्चा में रही थी, और मुक्ति वाहिनी को प्रमोट करने वाली इंडिया थी। याद होना चाहिए। एग्जैक्टली ऐसे ही चाइना के द्वारा, चाइना के खिलाफ इस चीज को अपनाने के लिए भारत चल दिया नेपाल, और नेपाल में जाकर के एक क्षेत्र है जिसका नाम है मुस्तांग। मुस्तांग नामक क्षेत्र पर मेरे प्यारे साथियों, इन तिब्बती जो लड़ाके थे या तिब्बत के जो युवा थे, इनको ट्रेनिंग दी गई और इनसे कहा गया, तुम्हें अगर बदला लेना है तो तुम्हें बदला लेने के लिए असलहा मुहैया कराया जाएगा, भारत के द्वारा असलहा मुहैया कराया जाएगा, लेकिन तुम्हें सेना का दर्जा नहीं दिया जाएगा, तुम्हें सैनिक सुविधाएं भी नहीं दी जाएंगी। बस ये समझ लो कि तुम्हें हम अपना स्थान दे रहे हैं, बदला लेने का मौका दे रहे हैं, लेकिन हम तुम्हें ना तो सैनिक का दर्जा देंगे, ना तुम्हें पहचान देंगे, ताकि भविष्य में तुम कहीं भी पकड़े गए तो तुम तिब्बती ही कहलाओगे, भारतीय नहीं कहलाओगे। ऐसी स्थिति में भारतीय सेना ने इनका साथ छोड़ करके, मतलब ही नहीं था, इनको उठा करके इनको ट्रेनिंग दी। गोरखा रेजिमेंट के लोग ट्रेनिंग दे रहे थे, और मेरे प्यारे साथियों, इनको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दी गई। यही कारण है 1959 में जो दलाई लामा भाग करके भारत आए थे, उनको भगा के लाने में इसी विकास रेजिमेंट का हाथ था, विकास बटालियन का हाथ था, जो कि तिब्बत से निकाल करके लाई थी दलाई लामा को, जो कि तिब्बती लोगों के धार्मिक गुरु हैं। अगर यह मुद्दा समझ में आया हो तो थम्स अप करिए। कितनी अल्टीमेट बात आप लोगों को पता चली है मेरे प्यारे साथियों की। धर्म गुरु थे दलाई लामा, उनको भगा के लाने में इनका मेरे प्यारे साथियों सबसे बड़ा रोल था। 1959 में दलाई लामा, जो कि 14वें धर्मगुरु थे, इनको भगा करके कौन लेकर के आई? ये तिब्बत की जो फोर्स है, ये भगा करके लाई। मेरे प्यारे साथियों, इसको ट्रेनिंग फिर किसने दी? मैंने कहा भाई, इसको ट्रेनिंग दी थी भारत के ही एक जनरल थे, जिनका नाम था मेजर जनरल सुजान सिंह। याद कर लेना मेरे प्यारे साथियों, इसका नाम था मेजर जनरल सुजान सिंह, जिनके द्वारा इन्हें ट्रेनिंग दी गई थी। मेजर जनरल सुजान सिंह ने इन्हें ट्रेनिंग दी, लेकिन कहा कि देखो, ट्रेनिंग तो दे रहा हूं, लेकिन यह मत समझ लेना कि तुम आर्मी में जगह मांग लोगे, हम तुम्हें सेना में शामिल नहीं करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, इन लोगों ने यह बात स्वीकार कर ली, और स्वीकार करके ये लोग निकल पड़े मोर्चा साधने। मोर्चा साधने निकले, साध करके साहब दुनिया के अंदर अपना पूरा परचम लहरा दिया। परचम ऐसा लहराया कि जहां जहां यह लगे कि भारतीय सेना को ऐसे लड़ाकों की जरूरत है जो पहाड़ी क्षेत्रों में महारत हासिल रखते हो, ये लड़ाके वहां पहुंच जाते थे। मेरे प्यारे साथियों, इनका नाम कई जगह न्यूज़पेपर्स में केवल 22 लिखा आता है। मेरे प्यारे साथियों, इनका नाम केवल 22 लिखा आता है, ये स्पेशल 26 नहीं है। असल में मेरे प्यारे साथियों, पॉइंट क्या है कि इनका जो नाम था, पहले इनका नाम रखा गया था इस्टेब्लिशमेंट 22 इनका नाम था मेरे प्यारे साथियों, इस्टेब्लिशमेंट 22। और 22 के नाम से मेरे प्यारे साथियों ये लोग जाने जाते थे, और इसे 22 नहीं बोलते थे। आप लोग देखिएगा, कल के मीडिया में कवरेज है इस बात की, इसमें कहा गया है 22 सैनिकों ने द्वारा किया गया, 22 बटालियन के द्वारा किया गया बहुत बड़ा कार्य। असल में इस 22 बटालियन का नाम बदल करके विकास फोर्स रख दिया गया। ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्स बनी, SFF, जिसने कल जो कारनामा अंजाम दिया, यानी 29-30 अगस्त को जो कारनामा अंजाम दिया, वो यही था। फिर आप पूछेंगे सर, इसने और कौन से कारनामे अंजाम दिए, जरा वो बताएं हमको। मेरे प्यारे साथियों, बहुत सारे कारनामे हैं, जिनका अगर मैं लिस्ट लिखना चाहूं आपके सामने, तो उन कारनामों को लिखते चलिए। मैं आपको बताता हूं, बहुत महत्वपूर्ण। सबसे पहला कारनामा, क्योंकि इसकी स्थापना ही तब की गई थी जब भारत जो है वो, मतलब सिनो इंडिया वॉर खत्म हो गया था, तो इसकी स्थापना कब की गई थी याद कर लेना, 14 नवंबर 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। ये फैक्ट तो याद कर लेना, नंबर एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मेरे प्यारे साथियों, ऑन रिकॉर्ड इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसके बारे में केवल मिस्ट्री है। लोग मानते हैं, अगर आप सेना से पूछेंगे कि ऑफिशियल स्टेटमेंट दो, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देगा, लेकिन इसके बारे में पता है कि यही काम किया था जब भारत और चाइना की लड़ाई हो गई थी, भारत हार गया था, तब इसकी स्थापना की गई थी। नंबर दो बात, इसने अपनी स्थापना के बाद में जहां जहां इसे भेजा गया, वहां वहां फतेह हासिल करी, जिसमें से मेरे प्यारे साथियों ऑपरेशन ईगल सबसे पहला कारनामा था इनका। ऑपरेशन ईगल जो था वो इनका पहला कारनामा था, जो इनके द्वारा 1971 में किया गया। भारत पाकिस्तान की लड़ाई के दौरान स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर भारत की बढ़त बनाने का जो कारनामा था, वो ऑपरेशन ईगल के माध्यम से किया गया। नंबर दो मेरे प्यारे साथियों, इसके द्वारा इसके बाद में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, ऑपरेशन ब्लू स्टार याद करिएगा, ब्लू स्टार के अंतर्गत खालिस्तान समर्थित आतंकवादियों को स्वर्ण मंदिर के अंदर जो मारा गया था, असल में वो यही वाली सेना थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 को करने वाली, अंजाम देने वाली मेरे प्यारे साथियों। इसी प्रकार से अन्य ऑपरेशंस में मेरे प्यारे साथियों, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत के अंदर भी मेरे प्यारे साथियों, ये जो ऑपरेशन मेघदूत था, इस ऑपरेशन मेघदूत के अंदर क्या था मैं वो भी बता देता हूं। वर्तमान में जिस सियाचिन को हम कहते हैं कि ये भारत का बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, जो भारत के हाथ में है, अदरवाइज वो ना हो तो पाकिस्तान और भारत, मतलब सियाचिन वाला जो पोर्शन है, जरा मैप देखें, ये वाला जो पोर्शन है, इस सियाचिन ग्लेशियर को भारत के कब्जे में लेने वाली जो सेना थी, वो यही थी, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। 1984 में कारगिल विजय के लिए ऑपरेशन विजय जो था, उस ऑपरेशन विजय को अंजाम देने वाली 1999 में अंजाम देने वाली यही स्पेशल फ्रंटियर फोर्स थी।
और एक बात मैं आपको बता देता हूं, एक इसके साथ में जुड़ी हुई एक कहानी भी है जिसको भी आप जान लीजिए। कई बार कहीं ना कहीं पढ़ लेंगे, फिर आप कहेंगे सर आपने नहीं बताया था। मेरे प्यारे साथियों, ये तो महत्वपूर्ण है ही कि इन्होंने ये सारे कारनामे अंजाम दिए, लेकिन इनके कारनामे इतने सर चढ़ के बोलने लगे कि भारत के द्वारा नहीं अपितु अमेरिका के द्वारा इसे चाइना को काउंटर करने के लिए उपयोग किया जाना शुरू कर दिया। दोबारा सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, चाइना को काउंटर करने के लिए उपयोग किया जाने लग गया। ऐसी स्थिति में चाइना जब अपने यहां परमाणु परीक्षण करने के प्लान बना रहा था या फिर परमाणु असले स्टैब्लिश कर रहा था, तो भारत की इसी सेना का उपयोग अमेरिका ने किया था, सीआईए ने किया था। और एक न्यूक्लियर डिवाइस, कई बार आप सुनते होंगे न्यूज़पेपर्स में, 1978 में ये बहुत ज्यादा चर्चा में आई थी। एक न्यूक्लियर डिवाइस भारत ने स्टैब्लिश कर दी थी। कहां पर कर दी थी? अमेरिका की मदद से, सीआईए की मदद से। भारत परमाणु शक्ति संपन्न 1974 और 1998 में बना है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको याद हो तो ऐसी स्थिति में भारत के द्वारा न्यूक्लियर डिवाइस जो थी वो स्टैब्लिश कर दी गई थी। कहां पर कर दी गई थी? तो वो थी नंदा देवी पहाड़ियां उत्तराखंड में, और वो सीआईए के द्वारा इसकी मदद से स्टैब्लिश कराई गई थी, जो कि मीडिया को भी नहीं पता थी। आज भी अगर आप ढूंढेंगे तो गूगल करिएगा और उसमें लिखा आएगा कि जो खो गई, यानी कि वो चीज जो कि खो गई वो नंदा देवी पहाड़ियों में, तो अभी भी नहीं पता है लोगों को कि वो नंदा देवी पहाड़ियां जो उत्तराखंड में है वहां पर कोई न्यूक्लियर डिवाइस खोई हुई है, जो कि अमेरिका के सीआईए के द्वारा इसी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के माध्यम से स्टैब्लिश की गई थी। उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों आपको ये वाली बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। टेक्निकल टीम प्लीज इसे थोड़ा चार्जिंग में लगा दीजिए, खत्म होने वाला है ये। उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों आपको ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक एक मुद्दा मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया है। अगर इसके बाद भी, हाँ बस ये याद रख लेना, ये मिस्टीरियस फोर्स है। मिस्टीरियस फोर्स होने का मतलब ये हुआ कि भाई इसके बारे में कोई जानकारी आपको ऑन पेपर नहीं मिलेगी, यानी कि अगर आप सेना से वक्तव्य लेंगे तो सेना अपना वक्तव्य नहीं देगी। रिसेंटली जो चर्चा आई वो मैंने आप